प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने संविधान के विभिन्न प्रकार, संविधान और संविधानवाद, संविधान का अभिप्राय, संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं आदि का अध्ययन किया है। आज इसी के अंतर्गत हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं। राजनीति विज्ञान के कुछ विचारकों ने इस विचार का प्रतिपादन किया है कि संविधानवाद मूलभूत रूप से एक ही अवधारणा है और इसका प्रचलन भी एक ही रूप में किया जाता है, और वो है पाश्चात्य अवधारणा या उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा। पेनॉक और स्मिथ जैसे राजनीति शास्त्रियों ने इस विचार में आंशिक सत्य होते हुए भी इसको पूर्ण रूप से स्वीकार हम लोग नहीं कर सकते। राजनीति विज्ञान में संविधानवाद एक गतिशील अवधारणा मानी गई है और इसी कारण कहा जाता है कि देश, काल, समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधानवाद के एक से अधिक स्वरूप हो सकते हैं और उनका प्रदर्शन भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है। यदि संविधानवाद राजनीतिक समाज के आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं का बोध कराता है तो ये आदर्श विभिन्न राज्यों में अलग अलग भी हो सकते हैं। अतः विभिन्न संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद की अवधारणा एक जैसी कैसे होगी? निश्चित रूप से वो विभिन्न प्रकार की होगी, और इस आधार पर हम इसकी तीन अवधारणाओं का अध्ययन मूल रूप से करते हैं। पहला है संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा, दूसरा संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा और तीसरा संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। सबसे पहले हम लोग लेंगे संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा या उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा। पाश्चात्य संविधानवाद में साध्य तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता और साधन तत्व सीमित सरकार को माना गया है। उदारवादी लोकतंत्रों में संविधानवाद का प्रमुख आधार संस्थागत व प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों से नियंत्रित सरकार होती है। ये प्रतिबंध राजनीतिक शक्ति के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन से बचाव की व्यवस्था करते हैं। इसलिए पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक शक्ति पर सुनिश्चित नियंत्रण व्यवस्था ही मूल तत्व है। पाश्चात्य संविधानवाद के दार्शनिक आधार हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा लोक कल्याण की साधना। इन दार्शनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्ति को साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए राजनीतिक शक्ति का संस्थाकरण किया जाता है, अर्थात राजनीतिक शक्ति व्यक्तियों के स्थान पर संस्थाओं में निहित की जाती है। शक्ति की संस्थाओं को निहित करके दोबारा उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। सरकार को सीमित रखा जाता है और सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। किसी भी प्रकार की संस्थागत व्यवस्था सरकार को तभी सीमित और उत्तरदायी रख सकती है जब राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व प्रतिनिधियात्मक हो और समाज व्यवस्था बहुल एवं खुली हो। सरकार को सीमित करने तथा उससे उत्तरदायी रखने की सभी संस्थाएं या संस्थागत व्यवस्थाएं प्रभावशाली तभी बन सकती है जब सरकार लोकतांत्रिक ढंग से गठित की गई हो, सरकार का प्रतिनिधियात्मक स्वरूप हो अर्थात रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, और बहुल और खुली हुई सामाजिक व्यवस्था हो।
राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित और उत्तरदायी रखने के लिए पाश्चात्य समाजों में अनेक सामाजिक व्यवस्थाएं की जाती हैं। और वो सामाजिक व्यवस्थाएं कौन सी हैं जो ये लोग करके रखते हैं? जैसे विधि का शासन, जैसे मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रावधान, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन करना। विभाजन का अर्थ है शक्तियों का पृथक्करण करना या नियंत्रण एवं संतुलन की स्थापना करना, और साथ ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक उत्तरदायित्व को व्यवहार में प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्ति के एकाधिकार से बचाव की व्यवस्था की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक शक्ति के एकाधिकार से बचाव व्यवस्था प्रतिनिधियात्मक स्वरूप के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में निहित होती है। प्रतिस्पर्धा वाली राजनीति तभी होती है जब समाज व्यवस्था निर्वाचन पर आधारित हो, और इस रूप में यहाँ जो व्यवस्था की जाती है वे है नियमित चुनाव किए जाते हैं, राजनीतिक दलों व समूहों की स्थापना का वातावरण होता है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता होती है, लोकमत की प्रभावशीलता होती है और सामाजिक बहुलता की विद्यमानता ऐसे समाजों में होती है। ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देश, स्विट्जरलैंड, फ्रांस आदि अनेक देशों में पाश्चात्य संविधानवाद के अधिकांश लक्षण विद्यमान होते हैं। संविधानवाद का जो दूसरा स्वरूप हमें दिखाई देता है वह है संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा। साम्यवादी देशों में सरकार और राजनीतिक शक्ति के बारे में पाश्चात्य धारणा से विलग राय रहती है। साम्यवादी सरकार को पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली मानते हैं और यह माना जाता है कि पूंजीपति वर्ग या धनी वर्ग निर्धन वर्गों का शोषण करने का कार्य करता है और उनका माध्यम सरकार होती है। उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार आर्थिक शक्ति होता है। जिसके हाथ में आर्थिक शक्ति होगी उसी के हाथ में राजनीतिक शक्ति भी आ जाएगी, और इसीलिए पूंजीपति ही राजनीतिक शक्ति के धारक होते हैं और उसे संचालित करने वाले होते हैं। साम्यवादी सैद्धांतिक दृष्टि से सरकार को नियंत्रित करने की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी पाश्चात्य जगत द्वारा बिछाए हुए नियंत्रणों के जालों से सहमत नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह राजनीतिक नियंत्रण और आर्थिक नियंत्रण को शक्ति को नियंत्रित नहीं करते, और इसलिए आर्थिक शक्ति को नियंत्रित किए बिना राजनीतिक शक्ति पर लगाए गए नियंत्रण केवल भ्रम पैदा करते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए ये ऐसे नियंत्रणों में विश्वास करते हैं जो समाज की आर्थिक शक्ति को नियंत्रित कर सके और एक ऐसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर सके जिससे यह शक्ति किसी वर्ग विशेष के पास न रहकर सारे समाज में निहित हो जाए, तथा ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जो वर्ग रहित हो अर्थात वर्ग विहीन हो तथा राज्य रहित हो अर्थात राज्य विहीन हो, जिसमें हर व्यक्ति आर्थिक उत्पादन में सहभागी हो तथा हर व्यक्ति की आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके और आर्थिक दृष्टि से किसी भी व्यक्ति का शोषण किसी भी अन्य व्यक्ति, संस्था या सरकार के द्वारा न किया जा सके। अतः संविधानवाद की साम्यवादी धारणा का स्पष्टीकरण उसकी आधारभूत मान्यताओं के संदर्भ में ही किया जा सकता है, और उनकी आधारभूत मान्यताएं हैं वे हैं सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता स्थापित करना, राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना और समाज में आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग का प्रभुत्व समाप्त करना। आर्थिक शक्ति को सामाजिक सत्ता के अधीन बनाने के लिए सामाजिक रूप से साम्यवादी समाजों में कुछ
व्यवस्थाएं की जाती हैं। और ये क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित करना, संपत्ति का समान वितरण करना और राजनीतिक शक्ति पर साम्यवादी दल का एकाधिकार स्थापित होना। संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा से बिल्कुल अलग है। यहाँ उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व एवं संपत्ति के समान वितरण जैसी आधारभूत व्यवस्थाएं हैं जो राजनीति के शक्ति के दुरुपयोग को प्रभावशाली ढंग से रोकने का कार्य करती है। संविधानवाद के आदर्शों को व्यवहार में कुछ ही लोगों को नहीं वरन सभी लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। सोवियत संघ, पूर्वी सोवियत संघ से जुड़े राज्यों, साम्यवादी संविधानों में प्रायः संविधानवाद की इस प्रकार की विशेषताएं एक जैसी हैं और इसका स्वरूप भी एक जैसा है। संविधानवाद से जुड़ी हुई साम्यवादी अवधारणा को जनता के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक आर्थिक संतुष्टि या आर्थिक सामाजिक न्याय बताया गया है। साम्यवादी देशों में जहां इसका वैचारिक आधार कार्ल मार्क्स, लेनिन या माओ के विचार हैं, उन विचारों को व्यवहारिक रूप से क्रियाशील करके वे अपने लिए संविधानवाद का एक अलग मॉडल विकसित करते हैं। संविधानवाद की तीसरी अवधारणा विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा है। साधारणतः ये वे देश हैं जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और इनके सामने बहुत सारी चैलेंजेस थे। विकसित देश आज भी अस्थायित्व के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ राजनीतिक स्थायित्व स्थापित करने की समस्या है, आर्थिक विकास की समस्या है, ये अपने लिए निरंतर सुरक्षा की खोज में रहते हैं। राजनीतिक सत्ता को कई बार वैधता प्राप्त नहीं होती। आधुनिकीकरण का स्तर बहुत कम है। राजनीतिक संरचनाएं और विकल्पों के चुनाव की समस्या यहाँ दिखाई देती है और इस रूप में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि संविधानवाद का एक मॉडल, एक स्वरूप, एक अवधारणा का विकास होना शेष है। विकासशील देशों की समस्याओं के बावजूद संविधानवाद की कुछ लक्षण इन देशों में पिछले कुछ समय से स्पष्ट होने लगे हैं और ये लक्षण हैं जिन्हें हम लोग राजनीति विज्ञान में विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है। संविधानवाद मिश्रित प्रकृति का है। संविधानवाद एक प्रवाह के दौर में है। संविधानवाद दिशा रहित अवस्था में है। संविधानवाद के बहुआयामी पक्ष हैं। संविधानवाद की स्थायी धारणा का विकास यहाँ अब तक नहीं हो पाया है। संविधानवाद की विकासशील राज्यों की अवधारणा में साध्य तो पश्चिमी अवधारणा के समान है, परंतु साधनों की दृष्टि से यह अवधारणा साम्यवादी विचारों के या विचारधारा के समीप दिखाई देती है। इन सभी अवधारणाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह कह पाना संभव है कि संविधानवाद की मूल अवधारणा
पाश्चात्य संविधानवाद या उदारवादी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित संविधानवाद ही है। और इसको इंगित करते हुए कहा गया है कि चूंकि यह मानवीय स्वतंत्रता पर आधारित है, मानव के मूलभूत मूल्यों पर आधारित है, मानवीय स्वतंत्रता पर आधारित है, और इसका एक मौलिक स्वरूप है, और वह है लोकतंत्र में विश्वास करते हुए सरकार को सीमित बनाना, जिससे कि सरकार निरंकुश न हो सके और राज्य का मूलभूत लक्ष्य जो कि जनता का विकास है, प्रजा का सुख है, वह क्रियाशील हो सके। यह अवधारणा प्रचलन में रहती है। धन्यवाद।